हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 71 है। 70 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी मेरी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में योजनाओं का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उत्तर प्रदेश की विकास दर क्या रही इस योजना में, ये बताना है आपको। देखिए, जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें उत्तर प्रदेश की विकास दर क्या रही, तो उत्तर प्रदेश की विकास दर रही 8.7%। सातवीं योजना थी जो, उसमें जो है कि उत्तर प्रदेश की विकास दर क्या रही, 5.7%। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कि उत्तर प्रदेश का विकास दर क्या रहा, 3.2%। और नौवीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पे उत्तर प्रदेश के विकास दर क्या रहा, 2.0%। ठीक है, तो बिल्कुल सही सीधा सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3 एंड 4, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में योजनाओं के बारे में दिया गया है और सूची सेकंड में इसकी अवधि क्या रही, ड्यूरेशन क्या रहा, इसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहा, तो इसका टाइम ड्यूरेशन रहा 1951 से लेकर के 56 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन क्या रहा, तो इसका रहा 1961 से लेकर के 66 तक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहा, तो इसका रहा 1969 से 74 तक। और छठी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसका टाइम ड्यूरेशन रहा 1980 से लेकर के 1985 तक। तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 कौन सा है, ये सी ऑप्शन है। किस पंचवर्षीय योजना के में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी, चतुर्थ, द्वितीय, सातवीं, नौवीं। पूछा जा रहा है किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो वो थी सातवीं पंचवर्षीय योजना। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन क्या था, तो इसका था 1985 से लेकर के 1990 के बीच था। ठीक है, देखिए 1986 में क्या हुआ कि डाक विभाग में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई, सातवीं पंचवर्षीय योजना के ही दौरान। ठीक है, सितंबर 1986 में क्या हुआ, नई दिल्ली में कपार्ट की स्थापना की गई। 1988 में क्या हुआ, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो सेबी है इसकी स्थापना किया गया। और 1989 के टाइम क्या किया गया, तो जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना का शुरुआत किया गया। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का घटता क्रम है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश। देखिए, 0 से 6 आयु वर्ग के जो जनसंख्या है उसमें घटते क्रम बताना है आपको 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। तो कौन सा हो जाएगा घटते क्रम, तो ये हो जाएगा आपका बी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद से बिहार है, उसके बाद से महाराष्ट्र, उसके बाद से मध्य प्रदेश। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का घटते क्रम जो है कि ये है।
किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। देखिए, पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में, अपने देश की जो प्रशासन है उसमें कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो कौन सा अधिनियम था? तो वो अधिनियम था चार्टर एक्ट 1833 का। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, चार्टर एक्ट 1833 का जो अधिनियम था, ये जो कि सबसे महत्वपूर्ण धारा इसका जो है कि 87 था। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 का जो इम्पोर्टेंट धारा था वो 87 था। इसके तहत जो है कि कंपनी के अधीन सरकारी पदों को चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था। ठीक है, देखिए इसी टाइम पे, मतलब इसी दौरान चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही कंपनी का अधिकार जो है कि 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। इसी के दौरान जो है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग ही। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? प्रिवी पर्स विवाद, बेरूबारी विवाद, ए.के. गोपालन विवाद, केशवानंद भारती विवाद। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रस्तावना है हमारा संविधान का, उसको भारतीय संविधान को मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया, प्रस्तावना को? तो कौन सा विवाद था? तो वो था आपका केशवानंद भारती विवाद। देखिए 1960 ईस्वी में जो इन रे बेरूबारी विवाद था, ठीक है, इसमें यह प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना जो कि संविधान का भाग है या नहीं है। ठीक है, जो प्रस्तावना है उद्देशिका है वो हमारे संविधान का भाग है या नहीं है। तो 1960 में जो इन रे बेरूबारी जो विवाद था, उसमें जो है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है कि संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है 1973 का, इसमें जो है कि इसको बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना जो है कि संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद ये बोला कि संसद जो है कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन इसमें कर सकता है प्रस्तावना में। तो ये चीज़ें बोला गया था केशवानंद भारती विवाद में। ठीक है, ये है आपका 1973 का विवाद। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के तहत जो है कि बर्मा भारत से अलग हुआ? जो बर्मा है आज की डेट में म्यांमार है, वो भारत से कब अलग हुआ था? तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके प्रावधानों के अनुरूप जो है कि 1937 में जो है कि बर्मा जो है कि भारत से अलग हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 249। देखिए, पूछा जा रहा है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? देखिए, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ये जो है कि कहाँ पे है? संविधान के 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, राज्य सूची जो है इसमें जो है कि राज्य कानून बना सकता है, संघ सूची में केंद्र कानून बना सकता है और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो लेकिन ये पूछा जा रहा है कि जो राज्य सूची है उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है किस अनुच्छेद के तहत? हालांकि है कि नहीं है तो नहीं, मतलब राज्य सूची पे तो राज्य ही बनाएगा, लेकिन ये भी अधिकार दिया गया है कि संसद बना सकती है राज्य सूची के जो भी विषय हैं उस पर कानून। वो किस में बताया गया है? तो वो बताया गया है अनुच्छेद 249 में। जो अनुच्छेद 249 है उसके तहत जो है कि संसद जो है कि राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है संसद को। ठीक है, देखिए ये जो है कि
यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय जो है वो राष्ट्रीय महत्व के लिए सही है, तो संसद उस पर विधि बना सकती है। ऐसे नहीं, नॉर्मली नहीं बना सकती है। इसमें ये क्लॉज है कि यदि राज्यसभा अपने जो उपस्थित हैं और जो मत देने वाले सदस्यों हैं उनके 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देगा कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर जो है कि संसद जो है कि विधि बना सकती है। ठीक है। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है कि बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका 24। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 है वो बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो कारखानों, खानों या अन्य जो जोखिम युक्त कार्य हैं उसमें शामिल नहीं किया जा सकता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को। ठीक है। कार्ड निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? फसल, बकरी, प्रबाल, कोरल, मछली। देखिए, जो कार्ड है ये किसकी प्रजाति है? तो कार्ड जो है कि गैडस वंश की मछलियों का सामान्य नाम है ये, और ये मछलियाँ जो है कि समुद्रों तथा झीलों की तलहटी में ये रहती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। पारिस्थितिकी संकल्पना को विस्तारित किया था? हार्टशोर्न ने, टांसले ने, हार्वे ने, टेलर ने। पारिस्थितिकी की संकल्पना को विस्तारित किसने किया था? तो ये किया था टांसले ने। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो है कि सर्वप्रथम एजी टांसले नामक वैज्ञानिक ने सन 1935 ईस्वी में किया था। देखिए, टांसले के अकॉर्डिंग क्या है पारिस्थितिकी का डिफिनीशन कि किसी भी स्थान के जीवीय समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवीय वातावरण में पारस्परिक संबंध होता है, और ये दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो समुदायों के जीवों की रचना कार्य व उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? कीवी, स्टार मछली, थ्रेडवर्म, स्पांजम। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? तो कौन सा है? तो वो है आपका कीवी। कवकों के विषय में असत्य कथन है? इस्त एवं मशरूम कवक के उदाहरण हैं। कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है। एंड कवकों का अध्ययन जो है कि माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, जो कवक होता है, कवक बोल सकते हैं या फिर फफूद बोल सकते हैं, यह एक प्रकार का जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। यहाँ पे लिखा गया है कि इस्त एवं मशरूम कवक के उदाहरण है। बिल्कुल सही है। कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? नहीं, ये तो जो है कि सड़े गले जो मृत कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे प्राप्त करते हैं अपना भोजन, तो ये क्या है? गलत है। कवक उन स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ जीवित तथा मृत कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति होती है। बिल्कुल सही है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो इसमें असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो कौन सा होगा? ये बी ऑप्शन। सूत्रकृमि किस संघ से संबंधित है? ऑर्थोपोडा, एस्केलिमिन्थीज, एनेलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। सूत्रकृमि किस संघ से संबंधित है? तो ये जो है कि आपका एस्केलिमिन्थीज से संबंधित है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? गन्ना, मूली, सनई, रतनजोत। देखिए, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रतनजोत का। देखिए, बायोडीजल बनाने के लिए जो ट्रोफा बोल सकते हैं या फिर रतनजोत नामक पौधे का प्रयोग किया जाता है। यह एक आवृत बीजी पादप है जिसे बीज से मतलब इसके बीज से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, और इस बायोडीजल का उपयोग डीजल के परंपरागत विकल्प के रूप में किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। भारत का पहला
ग्राफीन इनोवेशन केंद्र किस राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन केंद्र किस राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है केरल राज्य के त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा ये, ठीक है। केरल राज्य के त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा और यह केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र और टाटा स्टील लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है ये। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? डोमिंगो पायस, निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, नूनीज। पूछा जा रहा है कि वह कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था? तो कौन सा था? तो वो था अब्दुल रज्जाक। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करें डोमिंगो पायस की बात करें तो ये कृष्णदेवराय के टाइम में आया था। निकोलो कोंटी की बात करें हम तो ये जो है कि देवराय प्रथम के टाइम में आया था। नूनीज की हम बात करें तो ये अच्युत राय के टाइम में ये आया था भारत। विश्व के प्रमुख झील एवं उनकी स्थिति का गलत युग्म बताइए। हुनुद झील चीन, वार्नेन झील स्वीडन, ईरी झील यूएसए व कनाडा, टंगानिका झील कनाडा। इसमें जो है कि गलत युग्म बताना है, ठीक है। देखिए, हुनुद झील ये कहाँ पे है? तो ये चीन में है। वार्नेन झील ये कहाँ पे है? तो ये स्वीडन में है। ईरी झील ये यूएसए व कनाडा में है। और टंगानिका झील की अगर हम बात करें तो ये कनाडा में नहीं है। टंगानिका झील का विस्तार जो है कि तंजानिया, जैम्बिया, बुरुंडी व कांगो में है ये। तो ये हो जाएगा गलत युग। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं उनके आयोजन स्थल का गलत युग बताइए। कार्तिक मेला अयोध्या, ददरी मेला बलिया, खिचड़ी मेला गोरखपुर, कंपिल मेला रामपुर। इसमें जो है कि गलत युग बताना है। देखिए, कार्तिक मेला कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है आपका अयोध्या में। ददरी मेला ये कहाँ लगता है? तो ये बलिया में लगता है। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? ये गोरखपुर में लगता है। और कंपील मेला ये कहाँ पे लगता है? तो ये रामपुर में नहीं लगता है, ये जो है कि फर्रुखाबाद में लगता है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि कोचीन बंदरगाह स्थित है कोंकण तट पर, उत्तरी सरकार तट पर, मालाबार तट पर, कोरोमंडल तट पे। कोचीन बंदरगाह ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका मालाबार तट पे। सी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। खोसला समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस परियोजना से है? सरदार सरोवर परियोजना से, दुलहस्ती परियोजना से, मचकुंड परियोजना से, साबरमती परियोजना से। देखिए, खोसला समिति का संबंध ये किस परियोजना से है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। स्टडी विद श्री के नाम से टेलीग्राम पे मेरा चैनल है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।